Hello everyone, welcome to IS Origin. I am Shruti Jha and continuing with the series of Governor Generals and Viceroys, the next Viceroy which today we are covering is Lord Curzon. So इनका जो टेन्योर था वो 1899 से लेके 1905 में था और जब इनका आगमन होता है इंडिया में उस टाइम पर इतनी ज़्यादा नेशनलिस्ट पॉलिसीज या फिर आप बोलो नेशनलिस्ट एक्टिविटीज जो हैं वो काफ़ी बढ़ चुकी थी क्योंकि आपको पता है कि एओ ह्यूम द्वारा जो आईएनसी का डेवलपमेंट किया गया था, एस्टैब्लिशमेंट किया गया था इन द ईयर 1885. आफ्टर दैट इंडियंस ऑल्सो ट्राई टू play an active role in the Indian political system. ओके और ब्रिटिशर्स के लिए ब्रिटिशर्स हमारी तरफ किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, क्या उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज हैं, क्या उनकी पॉलिसीज हमारे वेलफेयर के लिए हैं या फिर उनके ही अपने यूज के लिए हैं, तो ये सारी चीजें जनता जो नॉर्मल जनता थी उन तक जो है वो पहुंचाई जाने लगी थी और उन तक एक अवेयरनेस जो है वो फैलने लगी थी. अवेयरनेस पहले भी थी बट सर्टेनली जो ये प्रोसेस था, जो स्टेप्स थे कि हम गवर्नमेंट के खिलाफ या फिर गवर्नमेंट के लिए हम अपनी तरफ से कुछ आवाज उठा सकें, तो वो आफ्टर आईएनसी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुका था. नाउ we'll see the introduction of Lord Curzon. The youngest viceroy arrived in India as the successor to Lord Elgin in the year 1899 at the age of 39. So काफी young age में इनको viceroy appoint किया गया था. Before his arrival, India was in the grip of a severe economic and political crisis, as I told you, right? And looking at the situation, there was a direct need for a strong ideological figure. ऐसे टाइम पे इनको यहाँ पर बुलाया गया जब इंडिया में ब्रिटिशर्स को लगा कि भाई हमको बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रांग पर्सनालिटी की ज़रूरत है जो इन एक्टिविटीज़ को सप्रेस करने में भी मदद करे और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी भी बढ़ाने में ब्रिटिशर्स की मदद करे. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली उनका हमेशा जो मोटिव होता था वो प्रॉफिट मेकिंग होता था और वो ये सोचते थे कि हम कितना ज़्यादा जो भी रूल कर रहे हैं वो रूल ऐसे करें कि भाई हमारा उसमें ज़्यादा फ़ायदा हो और इंडियंस का उसमें कम फ़ायदा हो. ठीक है, तो ऐसे टाइम पे जो है वो इनको वॉइसरॉय अपॉइंट किया जाता है जो काफी पॉलिटिकल अपहीवल उस टाइम पे इंडिया में चल रहा था. लॉर्ड कर्जन हैड अ डीपली रेसिस्ट व्यू पॉइंट बिलीविंग इन व्हाइट मैन सुप्रीमेसी. मैंने जब भी आपको गवर्नर जनरल्स या वॉइसरॉयज को पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने आपको ब्रिटिशर्स की आइडियोलॉजी में भी डिस्कशन किया था. मैंने बताया था कि दे ऑलवेज सॉट इंडियन एज इंफीरियर टू देमसेल्व्स एंड स्पेशली देयर कम्स द स्किन कलर. वो व्हाइट मैन सुप्रीमेसी में काफी ज्यादा बिलीव करते थे बिकॉज ऑब्वियसली इंडियंस हैव लिटिल डस्की टोन, स्किन टोन, तो उनको ऐसा लगता था कि भाई हमारा जो कलर है वो फेयर है, वी आर वाइट इनफ, तो उस सुप्रीमेसी उनको लगता था. तो एक रेसिज्म जो था वो लॉर्ड कर्जन के भी अंदर था. ठीक है, नाउ कमिंग टू दी हिज सिग्निफिकेंट इवेंट्स जो कि उनके टाइम पे प्रैक्टिस होते हैं, तो सबसे पहला उसमें आता है कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट विच वाज पास्ड इन द ईयर ऑफ 1899. ठीक है, इसमें यह कोशिश की जाती है कि जो गवर्नेंस है, जो बंगाल में गवर्नेंस है, उसमें किस तरीके से हम इंडियंस का जो एंट्री है उसको कम कर सकेंगे. वैसे भी इंडियंस की एंट्री बहुत ज़्यादा लेवल पे नहीं होती थी बट जो थोड़ी बहुत भी एंट्री होती थी तो कोशिश यहाँ पे ये करी गई कि उसको भी और ज़्यादा कम कर दिया जाए और इंडियंस को गवर्नेंस में कम से कम जो है वो एक मौका दिया जाए. ठीक है, सो द पर्पस वाज टू इंप्रूव अर्बन गवर्नेंस एंड सिविक सर्विसेज बट इट आल्सो एम टू डिनाई इंडियंस द राइट टू सेल्फ गवर्नेंस. नाउ व्हाट चेंजेस इट बॉट, इट रिड्यूस द नंबर ऑफ इलेक्टेड representatives and increased the number of nominated officials. ठीक है, अब आपको खुद पता है जब नॉमिनेशन की बारी आती है तो ऑब्वियसली नॉमिनेशन कौन करेगा, तो ब्रिटिश अथॉरिटीज करेंगी. ठीक है, इंडियन अथॉरिटीज को ये पावर नहीं होती थी, तो ऑब्वियसली नॉमिनेशन जो है वो जब ब्रिटिश अथॉरिटीज द्वारा किया जाएगा तो दे विल प्रेफर देयर ओन पर्सन ओनली. ठीक है, दे विल नॉट प्रेफर द इंडियन पीपल. तो इसके ऑपोज में जो है वो 28 मेंबर्स जो हैं यहाँ पे रिजाइन कर देते हैं और एक तरीके से अपोज करते हैं कि भाई ऑलरेडी जो है वो इंडियंस का जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं है रूलिंग में. ऑब्वियसली आप हमें रूल कर रहे हो बट हमारे लोगों को आप गवर्नेंस सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो. ठीक है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा और भी आप फिर रिडक्शन भी करते जा रहे हो, तो दैट वाज अ मेजर इशू. देन उसके बाद आप देखो कि पुलिस कमीशन जो है वो अपॉइंट किया जाता है इन द ईयर 1902 और सर एंड्रयू फ्रेजर जो हैं वो पुलिस कमीशन का डेवलपमेंट करते हैं.
and it was to oversee the police reforms. Okay, it advocated for the appointment of Indians as police officers. ठीक है, तो यहाँ जो ये पुलिस कमीशन है, यहाँ जरूर इंडियंस को एक मौका दिया गया कि वो जो है एज अ पुलिस ऑफिसर्स अपॉइंट हो और ब्रिटिशर्स की मदद करें, ठीक है, टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर. नेक्स्ट वाज द अपॉइंटमेंट ऑफ रेले यूनिवर्सिटी कमीशन. ठीक है, अब ये जो रेले यूनिवर्सिटी जो कमीशन इन्होंने एस्टैब्लिश किया 1902 में, इसी को फर्दर जो है वो एक यूनिवर्सिटी एक्ट भी कर्जन के द्वारा लेकर आया जाता है, जिसमें वो कोशिश करते हैं कि हम कितना ज्यादा रेगुलेशन बिठा सकें एजुकेशन सिस्टम में, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में. ठीक है, ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो होती थी तो उसमें काफी आपको टेक्निकल एजुकेशन दी जाती थी, हायर एजुकेशन दी जाती थी, तो वहां से जो लोग पढ़ के निकल रहे हैं वो ऑब्वियसली दे विल बी द ब्राइटर माइंड्स एंड दे विल डेफिनेटली बी एडमिनिस्ट्रेटिवली एफिशिएंट फॉर देम. ओके, तो वो कोशिश करते थे कि भाई ऐसे लोग निकलें जो हमारे मदद के हों, या फिर यूनिवर्सिटी में ऐसा तो नहीं है कि भाई इंडियंस को ज्यादा जो है वो प्रेफर किया जा रहा है या फिर इंडियंस को नॉलेज मिल रही है. तो ये जो है हर एक डिस्टेंस पे, हर एक सेक्टर में एक उनको चाहिए था कि भाई हमारा जो है वो रेगुलेशन हो. ठीक है, तो इंप्रूवमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट वाज द पर्पस? रीऑर्गेनाइज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज टू एंश्योर एफिशिएंट गवर्नेंस. सेकंड वाज यूनिवर्सिटी शुड फोकस मोर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च. ओके, rather than going for the written methods or written exams, they wanted to have more focus on the teaching and research methods. Okay, restrict the number of affiliated colleges to maintain quality control. अब यहाँ पे क्या होता है कि यूनिवर्सिटी का जो जुरिस्डिक्शन है वो फिक्स कर दिया जाता है कि अगर एक जुरिस्डिक्शन में 5 से 10 कॉलेज आ रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ 5 से 10 कॉलेज आएंगे, तो उससे क्या होता है कि क्वालिटी भी मेंटेन रहती है और जो यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर भी बर्डन कम होता है. ठीक है, एक यूनिवर्सिटी पे आप देखो अगर 20 कॉलेज आएंगे और उसके ही कंपैरिजन में अगर 10 कॉलेज आएंगे, तो ऑब्वियसली जो 10 कॉलेज वाली यूनिवर्सिटी है वो ज्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म करेगी. ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन ने यहाँ पे थोड़ा सा एम्फेसिस ले किया कि कहाँ जुरिस्डिक्शन हम कम कर सकते हैं और एक कम लेवल पे, कम मात्रा में जो है वो कॉलेजेस को हम यूनिवर्सिटी के अंडर करें, अप्रूव करें, जिससे जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे एजुकेशन की. नेक्स्ट वाज द स्ट्रीमलाइनिंग द एग्जामिनेशन प्रोसेस टू इंश्योर फेयरनेस एंड हायर एकेडमिक स्टैंडर्ड्स. And based on that, only Indian Universities Act came in the year of 1904. रेले कमीशन के रिकमेंडेशन पर ही उसी की पूरी एक बेस रहता है, उसी बेस पे इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 में लेकर आया जाता है. एंड it was passed, the Indian Universities Act in 1904 to tighten control over universities, as I told you, right? कर्जन का मानना था कि भाई रेगुलेशन जो है वो ब्रिटिशर्स का काफी स्ट्रांग होना चाहिए, वेदर बी इट द एडमिनिस्ट्रेशन और वेदर बी इट द इंडियन एजुकेशन सिस्टम. ठीक है, क्योंकि वहीं से जो है वो एक इंटेलेक्चुअल पीपल जो है निकल रहे हैं, तो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स चाहते थे कि भाई हमारा यहाँ पे कंट्रोल ज्यादा होगा तो अच्छा होगा. कर्जन वॉज ऑन अ मिशन टू क्वेल इंडियाज ग्रोइंग नेशनलिज्म. सर्टेनली दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, बिकॉज कर्जन थॉट कि अगर इंटेलेक्चुअल पीपल वहाँ पे पढ़ेंगे, अगर माइंड्स, ब्राइटर माइंड्स वहाँ पे क्रिएट होंगे, तो उनके मन में एक अवेयरनेस जागेगी, उनके मन में एक नेशनलिज्म की भावना आएगी, जो कि ब्रिटिशर्स चाहते नहीं थे कि ऐसा हो, क्योंकि ऑब्वियसली वो नहीं चाहते थे कि उनके खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट हो या फिर कोई भी ऐसा रिवोल्ट हो, 1857 जैसा रिवोल्ट आगे फ्यूचर में उनको देखने का मौका मिले. ठीक है, इसलिए वो जितना कोशिश हो सकती थी उतना ज़्यादा सप्रेस करने की कोशिश करते थे इंडियंस को ऑन एवरी लेवल. देन इट इंट्रोड्यूस्ड गवर्नमेंटल कंट्रोल over universities, establishing a university grant commission. तो UGC यहाँ पे डेवलप किया जाता है and introduced a merit based system for degrees. Okay, UGC का यहाँ पे डेवलपमेंट हो चुका है. Despite strong and sustained opposition from the Indian population, Curzon enacted the recommendations as the Indian Universities Act 1904. ठीक है, तो काफी ज्यादा प्रोटेस्ट होते हैं, लोग अपोज भी करते हैं कि भाई आप इसको इम्प्लीमेंट मत करिए इस एक्ट को, बट कर्जन वॉज तो कर्जन, तो उन्होंने जो है वो इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया था और एक रेगुलेशन बैठा दिया था यूनिवर्सिटीज पे उस टाइम पे. ठीक है, नेक्स्ट वाज द यंग हस्बैंड्स मिशन टू तिब्बत. ठीक है, ये जो है यहाँ पे तिब्बत में एक मिलिट्री एक्सपीडिशन भेजते हैं, यंग हस्बैंड एक्सपीडिशन उसका नाम होता है. बिकॉज आपको पता है कि जब ग्रेट गेम के मैंने बारे में बात करी थी तो आपको बताया था कि रशिया और ब्रिटेन का काफ़ी एक स्प्लिट चलता था, काफ़ी एक उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट रहता था उस टाइम पे. ठीक है, कौन ज़्यादा पावरफुल है, किसके पास ज़्यादा बैटल्स, किन्होंने बैटल्स में ज़्यादा जीती हैं या किनके पास ज़्यादा आर्मी है, हर चीज़ को लेके, एक्सपेंशन को लेके भी रशिया और ब्रिटेन में एक जो है वो टिफ रहता था.
तो उसी से रिलेटेड जो है ये एक्सपेडिशन है। तो कर्जन जो है वो भेजते हैं तिब्बत में अपना ये मिलिट्री एक्सपेडिशन और कोशिश करते हैं कि तिब्बत में जो है वो किस तरीके से हम अपना रूल बिठा सकें और वहां पे जो है वो ब्रिटेन का दबदबा बना सकें। सो ही डिस्पैच्ड द यंग हस्बैंड मिशन अ मिलिट्री एक्सपेडिशन टू तिब्बत टू कॉम्बैट द रशियन इन्फिल्ट्रेशन, ओके, एंड इट वाज effectively a temporary invasion by British Indian armed forces operating under the auspices of the Tibet Frontier Commission, whose stated mission was to establish diplomatic relations and resolve the border dispute between the Tibet and Sikkim। ठीक है, बेसिकली कोशिश की जा रही थी कि भाई जो बॉर्डर इश्यूज तिब्बत और सिक्किम के बीच में चल रहे थे उसके लिए ये मिशन जो है वो भेजा गया है, यंग हस्बैंड मिशन, बट नोशन वाज anyways to expand the kingdom, okay? So young husband mission was sent by Lord Curzon, okay? It might can come in exam. And next, very important, the most important event during the tenure of Lord Curzon was partition of Bengal, ठीक है, in the year 1905। by heart you all have to learn this thing कि partition of Bengal किसके tenure में हुई थी। तो फर्स्ट आंसर इस तो लॉर्ड कर्जन, और किस ईयर में हुआ था, तो 1905 में हुआ था, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है जब मैंने ब्रिटिशर्स के बारे में आपको जब वॉइसरॉयज गवर्नर जनरल की सीरीज स्टार्ट करी थी तब मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में ही बंगाल को टारगेट क्यों किया गया था, क्योंकि बंगाल वॉज वन ऑफ द वेल्दिएस्ट एंड वन ऑफ द प्रॉस्पेरस स्टेट्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो बंगाल से प्रैक्टिस होता था, ठीक है। अब जब कर्जन यहां पर आए तो उनको ऐसा लगा कि भाई अगर बंगाल में कुछ ऐसा हम कर दें जिससे बंगाल में एक स्प्लिट हो जाए, एक बाइफिकेशन हो जाए, और यहां पे जो यूनिटी है लोगों की, टू बी वेरी स्पेसिफिक, हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में जो यूनिटी है उसको अगर हम ब्रेक कर लें तो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि एनीवेज ब्रिटिशर्स को यह बात पता थी कि यूनिटी अगर रहेगी इंडियन पॉपुलेशन में तो वो डेफिनेटली उनके लिए हानिकारक होगी और उनके रूल के लिए, उनके एक्सपेंशन के लिए, उनके सस्टेनेबिलिटी के लिए अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो कर्जन ऐसा बोलते हैं कि भाई इन ऑर्डर टू मेंटेन द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इन बंगाल वी आर हैविंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल, और वो ईस्टर्न बंगाल और वेस्टर्न बंगाल में इसको स्प्लिट कर देते हैं बंगाल को, ठीक है। लेटर ऑन उसमें काफी अपोजिशन भी होता है और आगे भी हम देखेंगे कि अपोजिशन के चलते क्या मूवमेंट्स जो है वो लेके आए गए थे। तो ये जो बंगाल का इन्होंने डिवीजन किया था वो ज्यादा नहीं चल पाया, इन द ईयर ऑफ 1911 ओनली इसको जो है वो नलिफाई कर दिया जाता है। बट एनीवेज जो इनका ये स्टेप था वो काफी ज्यादा एक ब्रेव स्टेप था जो इन्होंने लिया, एंड सर्टेनली इट वाज अलाइनिंग विद द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स ऑफ डिवाइड एंड रूल, ठीक है। आप डिवीजन करिए और आप राज करिए, ये ब्रिटिशर्स हमेशा से जो है वो एक नोशन रखते थे और इसी के चलते, इसी पॉलिसी को फॉलो करते हुए उन्होंने इतने साल हम पे राज भी किया। सो द फर्स्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अ टेरिटोरियल रीऑर्गेनाइजेशन of the Bengal presidency carried out by the British Raj authorities, to be very specific by the Lord Curzon, ठीक है। So it divided the predominantly Muslim eastern areas from the predominantly Hindu western areas, ठीक है। तो बंगाल में जब ईस्टर्न जो एरिया था, बोलो ईस्टर्न जो बंगाल था, वहां पे बोल दिया गया कि भाई हिंदू मुस्लिम्स रहेंगे, और जो वेस्टर्न आपका बंगाल एरिया था वहां पे बोल दिया गया कि भैया ये जो है वो हिंदू वेस्टर्न एरिया है, हिंदू का बंगाल है, ठीक है। इस टाइप से इन्होंने ये एक डिवीजन कर दिया था। नाउ हिंदूज आर आउटरेज्ड बाय व्हाट दे सॉ एज अ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई लोग जो है वो उस टाइम पे समझ नहीं रहे थे कि कर्जन करना क्या चाह रहे थे या फिर ब्रिटिशर्स क्या करना चाह रहे थे, तो लोगों को सब समझ में आ रहा था, एंड डेफिनेटली दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन कि क्यों लोगों ने जो है वो अब आगे बढ़ के फिर चीजें रिवोल्ट करी और स्वदेशी मूवमेंट कैरी फॉरवर्ड हुआ। एंड दिस पार्टीशन इंस्पायर्ड मुस्लिम्स टू फॉर्म देयर ओन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। लेटर ऑन आप जब अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा दैट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो क्यों नोशन लेके आई थी पाकिस्तान का, क्यों उनको एक सेपरेट स्टेट चाहिए था पाकिस्तान, क्यों चाहिए था उनको मुस्लिम स्टेट, क्योंकि उनको एक रीजन यहां से भी मिला था कि भाई ब्रिटिशर्स भी ऐसा सोच रहे हैं या ब्रिटिशर्स ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से एक मुस्लिम्स को भी एक उनको मोटिवेशन मिला कि ठीक है अगर हमको कल को अपना स्टेट बनाना रहा हमारी कम्युनिटी के लिए तो वो हम बना सकते हैं अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स। नाउ कमिंग टू द स्वदेशी मूवमेंट, तो जैसे ही
होता है आपका डिवीजन ऑफ बंगाल, लोग उससे खुश नहीं रहते हैं, लोगों को पता रहता है कि कर्जन ने और ब्रिटिशर्स ने क्या गेम खेला है, और उसी के अगेंस्ट में, उसी के प्रोटेस्ट में स्वदेशी मूवमेंट जो है वो लॉन्च किया जाता है। जैसा कि वर्ड बता रहा है स्वदेशी, टू बी इंडिजीनियस। तो यहाँ पे बोला जाता है कि भाई आप जितने भी ब्रिटिश गुड्स हैं, जितने भी ब्रिटिश सर्विसेज, आप उनको पूरी तरीके से बॉयकॉट करिए और आप अपने खुद के, हमारे स्वदेशी जो गुड्स थे, स्वदेशी जो कपड़े थे, उनको आप जो है वो अपनाइए। ठीक है, तो ये बॉयकॉट यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। So this movement was a mass-based movement that promoted self-sufficiency and Indian nationalism. ठीक है, बेसिकली इंडियन नेशनलिज्म को इसने अपनाने की कोशिश करी थी कि हमारा जो इंडियन नेशनलिज्म है कि भाई हम जो है अपने में ही खुद समर्थ हैं और हमें कोई चाहिए नहीं कि भाई हमारे ऊपर कोई रूल करे। ओके, नाउ व्हाट इट इंक्लूडेड लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड सर्विसेज, एज आई टोल्ड यू, बीइंग इंडिजिनस, बीइंग स्वदेशी, बॉयकॉटिंग ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस एंड फॉरेन मेड गुड्स। ठीक है, सिर्फ गुड्स को ही नहीं किया गया, सर्विसेज को भी किया गया। स्कूल्स में ले लीजिए आप जो भी सर्विसेज, कोई भी एम्प्लॉयड था अगर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज या फिर ब्रिटिश स्कूल्स ले लीजिए, ब्रिटिश कॉलेजेस ले लीजिए, हर जगह जो है वो बॉयकॉट की जो है आवाज उठी। देन थर्ड वाज एस्टैब्लिशिंग अ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, यहां से भी बात उठी क्योंकि सर्टेनली कर्जन वॉस्टो यूनिवर्सिटी एक्ट जो वो लेकर आए थे उसमें डेफिनेटली वो एक रेगुलेशन चाह रहे थे कि भाई ब्रिटिशर्स का हो, तो वहां से भी जो है इंडियंस को लगा कि भाई हर जगह रेगुलेशन अच्छी बात नहीं है, और इसलिए उनका एक मोटिव था कि एक इंडियन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए। फोर्थ वाज अचीविंग सेल्फ गवर्नेंस और स्वराज। जैसा मैंने आपको बोला कि रूल जो है वो इंडियंस को पसंद नहीं आ रहा था और इंडियंस चाह रहे थे कि भाई नाउ इट्स हाई टाइम टू हैव स्वराज एंड टू हैव सेल्फ रूल, वी डोंट वांट द अदर आउट ऑफ फॉरेन पावर टू हैव अ रूल ऑन अस। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट लॉर्ड कर्जन एंड आई हैव द क्वेश्चन फॉर यू ऑल, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर लॉर्ड कर्जन्स डिसीजन टू पार्टीशन बंगाल इन 1905? व्हाट वाज द मेन रीजन? क्या रीजन था? ऑप्शन ए administrative convenience, option B economic development of Bengal, option C religious harmony between Hindus and Muslims, option D promotion of British industries in Bengal. So please do answer in the comment section and I hope आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। इसी सीरीज में और आगे वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल IAS Origin। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद, जय भारत।